बिहार में पिछले कुछ दिनों से सियासी भूचाल मचा हुआ है। तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर सदन में जो हंगामा मचा तो उसमें विपक्ष के कई विधायक पीट दिए गए, जिसके बाद बवाल बढ़कर सड़कों तक आ गया। वहीं अब तेजस्वी यादव ने कार्यकाल बहिष्कार की धमकी दी है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में पिछले कुछ घंटों से सियासी संग्राम मचा हुआ है। दरअसल सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 को लेकर सदन से सड़क तक जमकर हंगामा हो रहा है। बहरहाल जबरदस्त विरोध और विपक्ष की गैर मौजूदगी में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पास हो गया, लेकिन बवाल अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं बल्कि पूरे परिवार के निशाने पर आ गए हैं। तेजस्वी ने बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायकों की पिटाई की घटना को लेकर नीतीश कुमार से माफी की मांग की है। तेजस्वी ने कहा, मुख्यमंत्री ने माफी नहीं मांगी तो हम बाकी बचे कार्यकाल के लिए विधानसभा का बहिष्कार कर सकते हैं। बकौल तेजस्वी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जान लें, कोई सरकार स्थायी नहीं होती है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, नीतीश कुमार को इंद्रिय रस प्राप्त हो रहा है जब सदन में उनके गुंडे महिला विधायकों की साड़ी उतार कर उनके ब्लाउज में हाथ डाल रहे थे। मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देकर बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था। इस शर्मनाक घटना के बाद रात्रि में निर्लज्ज कुमार नृत्य संगीत का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने कहा, विधायकों को बर्बर तरीके से पीट सदन से बाहर कर पुलिस की मौजूदगी में ही पुलिस बिल पास कराया गया है। नीतीश सरकार ने मारपीट की जो असंसदीय परंपरा शुरू कराई है उसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। वो दिन भी आएगा कि यही पुलिस इसी कानून के सहारे नीतीश कुमार को भी घर में घुसकर पीट सकती है। तेजस्वी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, मैं विधानसभा में नीतीश कुमार और उनके पालतू अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों और महिला विधायकों की बर्बर पिटाई, गालियां और उनके साथ दुर्व्यवहार को भूलूंगा नहीं। सीएम जो अधिकारी लिखकर दे देते हैं वो पढ़ लेते हैं। उन्हें बाद में याद आएगा कि उन्होंने किस निर्लज्ज परंपरा की शुरुआत की थी। वहीं तेजस्वी के पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा, संघ की गोद में खेलने वाला नीतीश संघ का प्यादा और छोटा रिचार्ज है। उन्होंने कहा कि लोहिया जयंती के दिन कुकर्मी आदमी कुकर्म नहीं करेगा तो कुकर्मी कैसे कहलाएगा। इसे शर्म आनी चाहिए। सदन के अंदर निर्वाचित माननीय सदस्यों को पिटवा रहा है। अगर पुलिस सदन के अंदर विधायकों को पीट सकती है तो उनके घर जाकर क्या करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, विधानसभा में महिला विधायकों का चीर हरण होता रहा। सरेआम उनकी साड़ी को खोला गया, ब्लाउज के अंदर हाथ डालकर खींचा गया, अवर्णीय तरीके से बदसलूकी की गई। हर पराकाष्ठा पार कर चुके नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बनकर देखते रहे। सत्ता आनी जानी है लेकिन इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। वहीं तेजस्वी के बड़े भाई और बिहार के हसनपुर सीट से विधायक तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा,
मुख्यमंत्री नहीं वो कायर है, बिहार का जनरल डायर है। उन्होंने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है, इसे लोकतंत्र का कब्रगाह बनाने का टेंडर नीतीश कुमार ने लिया है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब विपक्ष के विधायकों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। इस पूरे मामले पर सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने आरजेडी के विधायकों पर स्पीकर को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। जिस तरह से कहा जा रहा था और कैसे स्पीकर साहब का जो चैम्बर है उसको किस तरह से बाहर घेर करके और उसके बाद जहां स्पीकर का आसन है उसको किस तरह से किया जा रहा था, उसके आगे जो सब कुछ होता था वहां पर किस प्रकार की गतिविधियां की गई, ये सबको मालूम है। इस तरह का तो कभी व्यवहार होता नहीं है। आज बोल रहे हैं कि पुलिस वाले आई, तो स्पीकर साहब के हाथ में है पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, वो कोई भी सेवा ले सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो कुछ भी किया वहां पर, आज तक क्या कोई विधान स्पीकर के चैम्बर के बाहर इस तरह से कभी कोई किया? आज तक बंधक बना दिया और वो एक मीटिंग बुलाए थे, उस मीटिंग में भी एक एक बात कही गई, वो बंधक बना दिए गए। और उनका जो आसन है विधानसभा के अंदर, उसके साथ किस प्रकार से किया गया व्यवहार और कितनी जगह जितने प्रोसीडिंग्स को जो नोट करते हैं उसको किस तरह से हटाया गया, तोड़ा गया, पेपर वेट फेंका गया पूरा, किस प्रकार से लोगों पर फेंका गया। यहां तक कि लोग कह रहे हैं कि बहुत चीजों को फेंका गया। तो ये सब तो गतिविधियां विचित्र हैं, ऐसी गतिविधि तो आज तक कभी नहीं हुई है। इसलिए ये तो उन लोगों को सोचना है, लेकिन कुल मिलाकर के सब चीज को देखते हुए, बर्दाश्त करते हुए सब कुछ पूरी की पूरी गतिविधियां आगे बढ़ी हैं और जो विधेयक को लाना था वो विधेयक आया है और पारित हुआ है। बता दें कि बिहार पुलिस विधेयक पिछले हफ्ते विधानसभा में पेश किया गया था। ये बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम बदलने का प्रस्ताव करता है, उसे कहीं अधिक शक्तियां देता है। और कथित तौर पर बगैर वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने का उसे अधिकार देता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बढ़ते अगली रिपोर्ट की ओर। पश्चिम बंगाल का सियासी रण दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी ने अपने सभी दिग्गज चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं ममता बनर्जी बीजेपी को घेरने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ रही हैं। पीएम मोदी ने तो साफ कह दिया, दीदी चाहे जांचे और आसोल परिवर्तन आछे। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा और तृणमूल की धुआंधार रैलियों से साफ होता जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव मोदी बनाम दीदी की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिग्गज नेताओं और मंत्रियों की धुआंधार रैलियां, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रोज दर्जनों सभाओं में तीखे वार पलटवार। इससे साफ है कि राज्य में बीजेपी और तृणमूल के बीच नाक की लड़ाई छिड़ी हुई है। दूसरी तरफ देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस स्थानीय नेताओं के भरोसे रहकर लड़ाई में नजर आ रही है। हाल ये है कि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रैलियां तक नहीं की हैं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी मिदनापुर के कांथी में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है, बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है, बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है कि 2 मई दीदी जाछे और आसोल परिवर्तन आछे। उन्होंने कहा कि जब जरूरत होती है तब दीदी दिखती नहीं, जब चुनाव आता है तो कहती हैं सरकार दुआरे दुआरे। यही इनका खेला है। पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा ये खेला समझ गया है। दीदी आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि एम्पन की राहत किसने लूटी, गरीब का चावल किसने लूटा। एम्पन के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों हैं? ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बार बार बहाने बना रही हैं। दीदी उन बहनों और परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले एम्पान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। बंगाल का किसान भूल नहीं सकता कि कैसे दीदी ने निर्ममता दिखाई है। दीदी ने आपको पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखा। 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएंगी। यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी और किसानों के हक के 3 साल के पैसे भी उनके खातों में मैं जमा करवा के रहूंगा। पिछले 3 साल के जो पैसे दीदी ने नहीं दिए वो मैं किसानों को दूंगा। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर टीएमसी सरकार ने यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। फिर यहां जितना सिंचाई के लिए काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। कम पानी की वजह से पशुओं को पालने में जो दिक्कत होती है वो भी मैं भली भांति जानता हूं। खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। इन लोगों ने पुरलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। इन लोगों ने पुरलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरलिया के गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन। इन लोगों ने पुरलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार हल्दिया की नदी जलमार्गों से कनेक्ट कर रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के स्टील प्लांट्स और अन्य उद्योगों के लिए जो आयात और निर्यात होगा उसका हल्दिया अहम सेंटर बनने वाला है। यहाँ के लोगों का विकास भाजपा का संकल्प है। बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए हम जी जान से जुट जाएंगे, ये वादा करने में आया हूँ। बीजेपी का संकल्प बंगाल के गरीब से गरीब तक हर क्षेत्र तक विकास पहुँचाने का संकल्प है। बीजेपी हर स्कीम को स्कैम मुक्त करेगी, कट कमीशन पर रोक लगाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बंगाल में भाजपा का संकल्प पत्र भी सामने आ चुका है। मैं बंगाल भाजपा के सभी नेताओं, बंगाल बीजेपी की टीम को इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जो संकल्प पत्र बनाया, जनता की आवाज सुनकर बनाया है, लोगों की मुसीबतों को सुनकर बनाया है, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए बनाया है। केंद्र सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए काम कर रही है, लेकिन तृणमूल की सरकार ने यहां ये भी नहीं होने दिया। टीएमसी सरकार को आपकी चिंता नहीं है। बहनों बेटियों के सशक्तिकरण के लिए जो काम केंद्र की बीजेपी सरकार कर रही है, उसे डबल इंजन की सरकार कई गुना बढ़ाने वाली है।
कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिस बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है, उस बंगाल में ममता दीदी बोहिरागोतों की बात कर रही हैं। आप सभी ने ममता दीदी को 10 साल काम करने का मौका दिया। आपके बीच आकर उन्हें अपने काम का हिसाब देना चाहिए, लेकिन दीदी आपको हिसाब नहीं दे रही, बल्कि हिसाब मांगने वालों को गालियां दे रही हैं, उन पर गुस्सा कर रही हैं। असम में एनडीए की सरकार है। इन 5 सालों में वहां तेजी से विकास के काम हुए हैं। इन 5 सालों में असम में शांति आई है, स्थिरता आई है। जिन्होंने अलगाववाद का रास्ता चुना था, वो मुख्यधारा में लौट आए हैं। दीदी के राज में यहाँ हिंसा और बम धमाकों की खबरें आती हैं। ममता पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि धमाकों से पूरे घर उड़ जाते हैं और दीदी की सरकार सिर्फ देखती रहती है। इस स्थिति को हमें मिलकर बदलना होगा। बंगाल को शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, बम बंदूकों और हिंसा से मुक्ति चाहिए। तृणमूल सरकार ने बंगाल को सिर्फ अंधकार दिया है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बंगाल को सोनार बांग्ला देगी। बंगाल में बीजेपी की जो राज्य सरकार आप बनाने जा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसी मिट्टी की संतान की होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई दिए गए हर योगदान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के संकल्पों का भी अहम केंद्र है। बंगाल में 25 साल के आसपास के मतदाताओं और पहली बार वोट देने वाले वोटर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। उन पर बंगाल के भविष्य का निर्माण करने की जिम्मेदारी है और इस प्रकार असोल परिवर्तन समय की आवश्यकता है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाला प्रभावशाली अधिकारी परिवार कांथी का ही रहने वाला है। इस जिले में अधिकारी परिवार का खासा दबदबा है। यहीं से शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ममता बनर्जी भी उम्मीदवार है। शुवेंदु के पिता शिशिर अधिकारी यहीं से सांसद हैं। वो पिछले दिनों टीएमसी छोड़कर गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। वहीं शुवेंदु दिसंबर में ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। बता दें, बंगाल में 27 मार्च से 8 चरणों में चुनाव होने हैं और 2 मई को नतीजे आएंगे। इससे पहले बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी का 1 हफ्ते के भीतर यह राज्य का 4था दौरा होगा। बीते 2 महीनों में राज्य में उनका 8वां दौरा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में जंग छिड़ी हुई है। केरल में बीजेपी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। वहीं अमित शाह ने रोड शो कर जीत की हुंकार भरी। सोना तस्करी से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौजूदा सरकार को घेरा। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानों की तीर चला रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के कांथी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उधर अमित शाह ने केरल में रोड शो के दौरान एलडीएफ यूडीएफ सरकारों पर जमकर हमला बोला। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, केरल में भी सरकार बनाएगी और तो और असम में सत्ता में वापसी के साथ ही पार्टी की सीटें बढ़ेंगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केरल के लोग वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से तंग आ चुके हैं और वे अब बीजेपी को एक विकल्प के रूप में देखते हैं। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं उन्होंने केरल की पिनाराई विजयन सरकार को भी घेरा। उन्होंने राज्य के चर्चित सोना तस्करी मामले से जुड़े 7 सवाल पूछ डाले। अमित शाह ने कहा कि केरल के लोग एलडीएफ और यूडीएफ से तंग आ चुके हैं। यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम आगामी केरल विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अमित शाह की केरल के थिरुवनंतपुरम में रैली हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपना संबोधन भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केरल एक जमाने में विकास और पर्यटन के मॉडल के रूप में सबसे शिक्षित और शांति प्रिय राज्य के रूप में जाना जाता था, मगर एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि शांति के लिए प्रसिद्ध केरल की भूमि एलडीएफ के नेतृत्व में बीजेपी और आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या से रक्त रंजित हुई है। बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास कर रहा है और केरल में भ्रष्टाचार की नाव चल रही है। शाह ने कहा केरल में 2 बाढ़ आई हैं और 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेफ्ट सरकार हमारी सेना को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए बुलाती है, वो भी देरी से। उन्हें केरल के लोगों के जीवन की परवाह नहीं है। केरल में बदलाव का समय आ गया है। ई श्रीधरन जैसे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स भी बीजेपी में इसलिए होते हैं क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ अब केरल का भला नहीं कर सकते। एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया है। यूडीएफ आती है तो सोलर लाइट स्कैम होता है और एलडीएफ आती है तो डॉलर और गोल्ड स्कैम होता है। केरल में 2 बार बाढ़ आई, 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, मगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सेना को बहुत देरी से मदद के लिए बुलाती है। इसके कारण केरल के लोगों की जान जाती है। बचाव स्थल तक मछुआरों को ले जाने के लिए 24 घंटे लगे, उसमें बहुत सारे मछुआरा भाइयों की मृत्यु हुई। अमित शाह अपनी रैली के दौरान बोले, विजयन जी से मेरे साथ घोटाले के मुख्य आरोपी आपके कार्यालय में काम करते थे या नहीं? क्या आपके सरकार ने इस आरोपी को 3 लाख महीना दिया? आपके प्रधान सचिव ने इन आरोपियों की मदद के लिए फोन कॉल किए या नहीं? क्या आरोपी महिला ने राज्य निधियों प्रधान सचिव की अनुमति पर विदेश यात्राएं की? वो नियमित रूप से सीएम आवास क्यों आए? हवाई अड्डे से सोना जब्त होने के बाद क्या आपने सीमा शुल्क कार्यालय पर दबाव बनाया? ईडी सीमा शुल्क अधिकारियों पर हुए हमले की ठीक से जांच की गई थी। कांग्रेस को एक भ्रमित पार्टी कहते हुए पूर्व बीजेपी प्रमुख ने कहा कि वे केरल में कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में उनके साथ गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस एक भ्रमित पार्टी है। केरल में वे कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं और बंगाल में उनके साथ लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व भ्रमित करने वाला है। बता दें, बीजेपी 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी 25 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी गई हैं। हालांकि गठबंधन के 3 उम्मीदवारों ने इस हफ्ते के शुरू में अपना नामांकन खारिज कर दिया। चौदह जिलों में 140 सदस्यीय केरल विधानसभा के लिए चुनाव 6 अप्रैल को एक चरण में होगा। मतगणना 2 मई को होगी।
डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।